जी, पहला सवाल है, टू एक्वायर द सेटिस्फैक्ट्री डिग्री ऑफ कंपिटेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज। किसी शख्स की कंपिटेंसी चेक करनी हो तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? किसी शख्स की पोटेंशियल एबिलिटी, किसी शख्स की फिजिकल एबिलिटी, टोटल एबिलिटी। अब यहाँ पे आप लोग फिजिकल एबिलिटी निकाल देते हैं कि ये इसका ताल्लुक जो है वो फिजिकल एबिलिटी जो है इसको निकाल देते हैं। और टोटल एबिलिटी, ये भी कौन सी टोटल एबिलिटी हमने कभी, ये भी निकाल देते हैं। अब रह गया, कुछ लोग कंफ्यूज हैं potential और कुछ लोग कंफ्यूज हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में। अब जो सेटिस्फैक्टरी डिग्री ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो दोनों में देखिए, पोटेंशियल होता है पल्ले हो, पोटेंशियल होता है अपना पूरा जोर लगाना। पोटेंशियल समझ रही है ना कि कौन बंदा कितना अपना जोर लगा। अगर एक बंदा पोटेंशियल ही नहीं है, एक बंदे के अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, ऐसी सूरत के अंदर वो बंदा जोर लगाए कभी तो उसका जोर का फायदा कोई नहीं होना। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एबिलिटी इसका ठीक नहीं होगा, बल्कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ठीक होगा। कि पहली चीज तो ये है कि इंटेलेक्ट उसका कैसा है, पोटेंशियल तो बाद में आता है। ठीक है, होम कंडीशन, degree of interest, emotional attitude, health, and other factor may affect the individual during taking on an intelligence test। कौन सी चीजें जो है ना इफेक्ट करती हैं? होम कंडीशन यानी थोड़ा सा सवाल को समझना है, बस इंग्लिश इसकी समझनी है। घर का माहौल, डिग्री ऑफ इंटरेस्ट, किसी बच्चे का कितना इंटरेस्ट है, इमोशनल एटीट्यूड, उसका इमोशनली रवैया कैसा है, हेल्थ, उसकी सेहत, एंड अदर फैक्टर। अदर फैक्टर से क्या मुराद होगा यहाँ पे? मे अफेक्ट द इंडिविजुअल, वो इफेक्ट करती है इंडिविजुअल की ड्यूरिंग टेकिंग एन एन। तो अदर चीजें, अदर डिफरेंसेस आए सक्सेस की हम अभी बात कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कर रहे हैं कि ये चीजों की वजह से आपकी सक्सेस मुतासर हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि ये वाली चीजें एंड अदर फैक्टर, अदर फैक्टर से मुराद है कि और बहुत सी डिफरेंसेस या बहुत सी चीजें हैं जो एक इफेक्ट द इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल का ऊपर असर कर रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर। तो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, यानी किसी शख्स की, मैंने माइक उतार दिया, अभी भी आवाज का इशू आ रहा है? सबको आ रहा है आवाज का इशू? वो तो 5 हो गया जिस 3:30 होया। तो फिर बिलाल साहब आप दोबारा प्लीज अरे ज्वाइन नाम करें। आवाज ठीक होनी चाहिए। अच्छा, आवाज, हाँ, जमीला यूसुफ साहबा का माइक। ठीक है, ये डिफरेंसेस होगा, यानी अदर डिफरेंसेस की वजह से किसी शख्स के इंडिविजुअल जो जिसका मेंटल इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, वो मुख्तलिफ हो सकता है, डिफरेंसेस होगा। द कंसिडरेशन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू डैश मेजरमेंट शुड डेवलप एन एटीट्यूड फेयर माइंडेड। द कंसिडरेशन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू डैश मेजरमेंट, कौन सी मेजरमेंट? मेजरमेंट यहाँ पे क्या है? वोकैबुलरी की मेजरमेंट है, डेफिनेट मेजरमेंट है, मेंटल है, इंडिविजुअल है। शुड डेवलप एन एटीट्यूड फेयर माइंडेड, यानी कुछ चीज की मेजरमेंट हमारी फेयर माइंडेड, तो माइंड की मेजरमेंट, मेंटल की मेजर। ठीक है, मेंटल की मेजरमेंट जो है वो हमारे डेवलप एन एटीट्यूड फेयर माइंडेड, जो हमारा हमारी जो जहानत है उसको एक फेयर और वाजे जो है वो हमें जहीन बनाता है। तो ये मेंटल की मेजरमेंट, ठीक है, दिमाग मेजरमेंट। which test gradually are referred to as test of abstract intelligence। टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, बताएं जरा। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को मेजर करना हो तो उसमें किस तरह के टेस्ट होंगे? ये आप लोग सवाल गलत बता रहे हैं। ठीक है, मुझे ये पता था, अंदाजा था कि आप लोग इसमें थोड़े भूलेंगे। ग्रेड, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ग्रेड से पता नहीं चलती, एडमिनिस्ट्रेटिव से पता नहीं चलती। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पता चलती है। अब आप रह गए एबिलिटी और लैंग्वेज। एब्स्ट्रैक्ट होता है हमारे ख्यालात, वो चीज जो हमारे सामने मौजूद नहीं है उसको रिपीट करना, उसके बारे में बातें करना, उन, तो ये लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लैंग्वेज होता है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए लैंग्वेज टेस्ट होता है। अगर किसी शख्स की एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो तो उसके उसके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं होते, अल्फाज उसके पास आते नहीं है, उसको भूल जाते हैं।
टू एस्टिमेट द रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मेंटल डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल की द रेशियो बिटवीन एज, उसकी एज जो है, और क्रोनोलॉजिकल एज, यानी उसकी माइंड की एज और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो उसकी वैसे उम्र है, तो उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, ये इंटेलिजेंस को आईक्यू का फार्मूला है ना, आईक्यू इज इक्वल टू एम ई अवर सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। which test don't directly measure future accomplish and measure present performance। कौन सा टेस्ट है जो फ्यूचर के बारे में नहीं बताता सर? जो है ना, लैंग्वेज टेस्ट। बल इसके जो मेरी मेरे कंसेप्ट है वो ये है कि आपके पास वोकेबलरी का होना, वो चीज़ें जो आपके सामने कंक्रीट या फिजिकली मौजूद नहीं है, उन चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करना, इसका ताल्लुक आपके माइंड और आपके एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस से होता है। जितनी आपकी पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, उतना उन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा गुफ्तगू कर सकेंगे जो आपके, यानी हम होते हैं ना, किसी बंदे के बारे में वो मुझे मिला था, आप उसका नाम भूल जाते हैं। आप किसी चीज, यार मुझे नाम भूल रहा है, वो फलां चीज क्या थी। अब बेसिकली वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो है वो कहीं पे, और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की अच्छी होगी, उसको जो है ना वो ज्यादा चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। विच टेस्ट वोकेबलरी लीड्स टू मेमोरी। अच्छा, विच टेस्ट डोंट डायरेक्टली मेजर फ्यूचर अकम्प्लिश, जो फ्यूचर के बारे में नहीं मेजर करती, एंड मेजर प्रेजेंट प्रेजेंट परफॉर्मेंस को मेजर करती है। आसान सवाल है यार। प्रेजेंट परफॉर्मेंस का टेस्ट कौन सा होता है? क्लासरूम टेस्ट। वो टेस्ट जो क्लास में लिया जाता है, वो टेस्ट जो मैंने कुछ पढ़ाया है, अपने ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए लेता हूँ। जो मैं फ्यूचर के नहीं है कि बड़े लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं कर रहा कि ये बंदा 10 साल बाद क्या करेगा, बल्कि आज क्या कर रहा है, आज इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये अचीवमेंट टेस्ट होता है। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट वो टेस्ट होता है जो बच्चे की आज की परफॉर्मेंस को देखने के लिए होता है कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये इसको ऑब्जेक्टिव अचीव किए कि नहीं किए। हम कोई बहुत बड़ी देर पा लॉन्ग टर्म बातें नहीं करते इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टीचर इज रेडी टू फॉलो इनोवेशन। किस के अंदर जो है ना वो टीचर इनोवेशन को फॉलो करते हैं? असाइनमेंट मेथड, उसके अंदर टीचर इनोवेशन लेके आते हैं। लेक्चर मेथड, टीचर सेंटर या चाइल्ड सेंटर मेथड, किसके अंदर इनोवेशन ज्यादा हो सकती है? तो चाइल्ड सेंटर है। आज की दुनिया कहती यही है कि चाइल्ड सेंटर मेथड होगा, बच्चे खुद से करेंगे, बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, टीचर फैसिलिटेट करेगा। तो ये ज्यादा, जो बच्चा उस्ताद डरा धमका के जो उस्ताद लेके चलता है, तो वो बच्चे वही करते हैं जो उस्ताद करवाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते। सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज, ह्यूरिस्टिक मेथड जो कि जिसको आर्मस्ट्रांग ने टर्म दी थी, और ये बात इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब होता है, और ये चीज़ों के बारे में थोड़ा गहराई में जाना, चीज़ों के मतलब जांचना, इंक्वायरी करना, तो ये मेथड है। अब इसके अंदर क्या है कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, सेंटर सेंटर एक्सपीरियंस, यानी इसके अंदर हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस के जरिए कर रहे होते हैं, बाय डूइंग कर रहे होते हैं। लर्निंग थ्रू पर्सनल वर्किंग कर रहे होते हैं, लर्निंग थ्रू लेबर कर रहे होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे होते हैं। ठीक है। मेजर क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट मेथड इज, असाइनमेंट मेथड जो है इसकी सबसे अच्छी खूबी क्या है, क्या बात है? दिस मेथड इकोनॉमिक, ये बड़ा इकोनॉमिकल, मुआशी तौर पर बड़ा फायदा बनता है। स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग टेक प्लेस, बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। द सिचुएशन डेवलप द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क, असाइनमेंट देने से बच्चों के अंदर हार्ड वर्क की हैबिट डेवलप होती है कि घर बैठ के भी पढ़ते हैं, वो पता है उस्ताद ने असाइनमेंट दिया, इसके नंबर लगने हैं। इट सेव टीचर फ्रॉम एक्सक्लूसिव एवेल्यूशन, उस्ताद को एवेल्यूशन से बचाता है। तो हार्ड वर्क वाला ज्यादा बेस्ट है कि बच्चे को आदत बन जाए कि ये थोड़ा बंदे बन के घर जाके पढ़ा कितना करे। प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, प्रोजेक्ट किस मेथड के ऊपर? टीचिंग, थिंकिंग, लर्निंग, इंटरेस्ट एंड अटेंशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ थिंकिंग नहीं है, टीचिंग नहीं है, मेरे नजदीक ये लर्निंग है। ठीक है, देखिए बच्चे ने करना होता है ना प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ। तो जब लर्नर को हम देख रहे हैं, लर्नर की लर्नर लफ्ज ही ऐसा है, लर्निंग से मुराद है कि वो बंदा जिसको हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं आसानी। तो लर्निंग इसका ज्यादा ऑप्शन होगा कि जो प्रोजेक्ट मेथड है लॉ ऑफ लर्निंग, यानी बच्चे करते हैं, खुद से लर्न करते हैं, बस उनके काम जिम्मे आसान कर दिया जाता है। वो अपना इंटरेस्ट और अटेंशन तो खुद ही डेवलप हो जाती है ना, उस्ताद तो उनको पास है नहीं। बच्चों को अच्छा लग रहा है तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। उस्ताद पढ़ा तो नहीं रहा, उस्ताद अटेंशन या इंटरेस्ट तो डेवलप करता जब उस्ताद पढ़ाता। उस्ताद ने तो काम जिम्मे लगा दिया, बच्चे खुद से कर रहे हैं।
तो लर्निंग इसमें ज्यादा ठीक रहेगा। हाउ मेनी टाइप्स आर क्लासिफाइड फॉर एवेल्युएशन, एवेल्युएशन की कितनी टाइप है? तकरीबन 4 टाइप्स हैं। ये जो हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, 4 इसको बोली जाती हैं। अगर वैसे देखा जाए तो 3 भी बन सकती हैं। 3 में क्या आएगा? फॉर्मेटिव, सबमेटिव और डायग्नोस्टिक। सर अरशद साहब, क्या इसके आप तीन इन्हीं तीनों को काउंट कर रहे हैं कि इन 3 में कोई और शामिल कर रहे हैं? फॉर्मेटिव, सबमेटिव और डायग्नोस्टिक इन्हीं को कर रहे हैं आप, या कोई और शामिल कर रहे हैं इन 3 में? अच्छा, बस हमने बहुत सारी पढ़ी हैं, प्लेसमेंट पढ़ी और कंटिन्यूस असेसमेंट भी पढ़ी। इवन ये नॉर्म रेफरेंस और ये क्राइटेरियन, ये सारी भी कहीं ना कहीं असेसमेंट के अंदर भी आती हैं। चले जी, हम 3 कर लेते हैं जी। ये बंदा बहुत रिसर्चर है, इसकी मान लेनी चाहिए। फॉर्मेटिव, सबमेटिव एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है। 3 को लेके हम जो है वो कर रहे हैं, 3 टाइप्स कर रहे हैं। अल्टरनेटिव ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? प्लानिंग होगा, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग का उलट होगा प्लानिंग करो। कंपिटिटिव सिनेरियो, जहाँ कोऑपरेशन है वहां उसके उलट होगा कि जी कंपटीशन होगा। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो कंपटीशन होगा। यानी एक तरफ तो बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक है और एक तरफ जो है वो मुकाबला है। इनिशियली हाउ मेनी लेवल्स कंसिस्ट ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी? अच्छा जी, सोलो टैक्सोनॉमी हाउ, शुरू में 4 थे, ठीक है, शुरू में 4 थे। शुरू में था परी स्ट्रक्चर, यूनि यूनि स्ट्रक्चर, यूनि सॉरी यूनि, मल्टी, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सटेंडेड जो है ये बात रिलेशनल। और ये जो आई है ना परी, ये बाद में आई है। तो शुरू में 4 थी, ये 5वीं बाद में आई है, ठीक है सर, हमायूं से। हाउ मेनी डोमेन आर इन टेक्सोनोमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कितने जो है वो टेक्सोनोमीज हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर? तो 3 है हमारे पास। ये जो कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर है। ये सवाल आसान है, लेकिन आपने वहां भूल जाना है, पता नहीं कौन सी लर्निंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की टेक्सोनोमी है, पता नहीं ये कौन सी सोलो की पहले की। तो ये सवाल आसान है, लेकिन चलो रिपीट हो जाए ना तो फिर थोड़ा जेहन में रहती है बात कि यार ये बात हमने की हुई है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज, पहला स्टेप क्या है प्रोजेक्ट मेथड में? प्लानिंग करते हैं सबसे पहले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोविजन ऑफ सिचुएशन या डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। नो 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 नो, आप लोग गलत बता रहे हैं। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम कोई चीज सामने रखते हैं। प्लानिंग तो तब करें जब मुझे पता होगा मैंने करना क्या है। तो सबसे पहले होगा कि प्रोविजन ऑफ सिचुएशन। कौन, प्रोजेक्ट एक टास्क है, प्रोजेक्ट एक सिचुएशन है, एक मसला है जिसको हल करना, वो प्रोजेक्ट होता है। और प्रोजेक्ट मेथड के अंदर आप पहले बच्चों के सामने एक सिचुएशन रखेंगे, एक मसला उनके सामने रखेंगे, उनको एक उसके सिचुएशन के ऊपर फिर आगे आप फर्दर बात करेंगे और सारी प्लानिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना वो करेंगे। तो आप पहले सिचुएशन रखेंगे उनके सामने कि है प्रोजेक्ट है क्या, प्रोजेक्ट है क्या। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन, क्या है जी ह्यूमन? बहुत आसान सवाल है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एम ऑफ साइकोलॉजिकल जेस्ट इज टू मेक अनकॉन्शियस टू, साइकोलॉजी का मकसद है कि लोगों को अनकॉन्शियस से निकाल के कहाँ लेके आया जाए? एक्टिव, सबकॉन्शियस, रिस्पॉन्सिव या कॉन्शियस? कॉन्शियस, ठीक है, सब अनकॉन्शियस से निकाल के कॉन्शियस में लेके जाए। ये ना वैसे तो 10 टाइप है, 15 टाइप बना लें, बहुत सी टाइप है। अब सवाल था कि बेसिक एवेल्यूशन की टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है, बेसिक टाइप। तो बेसिक 3 ही है, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक, बाकी सारी इससे निकली हुई हैं, ठीक है। फॉर रैशनलिज्म अवर नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम, रैशनल, रैशनल होता है दिमाग से ना, तो ऑब्जर्वेशन होगा, सेंस होगा, रीजन होगा, इनेट आइडियाज होंगे। तो जो रैशनलिज्म में हम रीजन से लेंगे, ठीक है, रैशनलिज्म में ये इंपीरिकल सेंसेस होता है, ठीक है, इंपीरिकल की बात होती है ना, तो फिर मैं सेंसेस की तरफ आता।
रैशनलिज्म रीजन की बात करते हैं। कोर्स आउटलाइन आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद, तो कोर्स आउटलाइन जो है वो क्या ओवरऑल प्लान ऑफ कोर्स होता है, मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ रीडिंग, कंप्लीट एक्सरसाइज। जो कोर्स आउटलाइन होती है ना, ये हमें पूरा कोर्स के बारे में बताती है कि भाई हमने हमारा पूरे कोर्स का प्लान क्या है, हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है। ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रॉड फील्ड, जिसमें बहुत सा कंटेंट। तो ये वाला बड़ा आसान सवाल क्वालिफाई गाइड में शुरू शुरू में, बल्कि यही सवाल 2-3 दफा वहां रिपीट हुआ होगा। ये वो सवाल हैं जिनको हमने जो है ना वो स्टार्ट में इनको रट्टे लगाए थे, जो क्वालिफाई गाइड में सवाल थे। द वैल्यू ऑफ करिकुलम कैन बी चेक्ड थ्रू, करिकुलम की वैल्यू किससे चेक की जा सकती है, मेथड ऑफ टीचिंग से, इवेल्युएशन से, डिस्कशन से या टेस्ट से। तो वो जो करिकुलम की इफेक्टिवनेस है उसको वैल्यू जो चेक की जाती है वो इवेल्युएशन से चेक होती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बहुत बोल रही है भाई, इतनी सारी हिम्मत ही है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।